Ladies and gentlemen, getting India back on track, an action agenda of reforms by Carnegie Endowment for International Peace. श्रीमान अरुण जेटली जी, मंचस्थ सभी महानुभाव, मैंने किताब को ऐसे सरसरी नज़र से देख रहा था। मुझे अच्छा लगा क्योंकि हमें थोड़ी मेहनत अब कम करनी पड़ेगी। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जैसे हमने जीएम को ख़त्म किया, लेकिन मैंने तब किताब पढ़ी नहीं थी। उसका मतलब कि कुछ तो वेवलेंथ मिलती है ऐसा लग रहा है। यहाँ हमारे तुषार भाई बैठे हैं तो उन्होंने पानी पर लिखा है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि उसमें वही बातें होगी जो मैंने गुजरात में कभी की थी। अशोक गुलाटी जी ने एग्रीकल्चर पे लिखा है, तो मैं कई वर्षों से उनसे लगातार बातचीत करता था, तो काफ़ी बातें मिलती जुलती आती हैं। लेकिन जो मूलभूत समस्या हमारे देश में है, एक थिंक टैंक कंसेप्ट एक सीमित रह गया है, वो आगे बढ़ नहीं पाया है, जो दुनिया के देशों में बहुत ही ताकतवर व्यवस्था है। और उसके कारण सरकार की पॉलिसियाँ जो बनती हैं उसमें इंटेलेक्चुअल इनपुट बहुत कम होता है। हम लोग जो सालों से उस क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे ब्यूरोक्रेट हो या पॉलिटिशियन हो, हम उसी ढर्रे से आगे बढ़ते हैं। दूसरा, दुनिया के जितने भी समृद्ध देश हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क में यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर 2017 में कोई करना है तो 2014 से सैकड़ों स्टूडेंट्स, सैकड़ों फैकल्टीज़ उस पर रिसर्च करते हैं। उसके बाद इतना मंथन होता है और बाद में कोई डिसीजन पर पहुंचता है, और उसके कारण वो बहुत ही सटीक चीज़ आती है और उस कंट्री के इंटरेस्ट के लिए भी होती है, और ग्लोबल चेहरा क्या दिखाना उसके लिए भी सब कुछ उसमें रहता है। हमारे यहाँ ये कमी महसूस होती है। और एक काम अगर हम ये कर पाएँ तो मैं समझता हूँ कि हम अच्छी दिशा में महत्वपूर्ण हमारा कदम होगा, और हो सकता है आज उससे पहली शुरुआत हो। उसी प्रकार से अभी भी हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ज़्यादातर रोड्स, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, करीब करीब इसी के दायरे में हमारी बातें आती हैं। अगर हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचना हो तो हम हाईवेज से हाईवेज पर कैसे बढ़ें, हाईवेज से इंफॉर्मेशन बेस की ओर कैसे आगे बढ़ें, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इस पर कैसे बढ़ें। हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। एक ज़माना ऐसा था कि जहाँ पानी होता था, नदी होती थी, वहाँ शहर बसता था। समय रहते बदलाव आया, जहाँ हाईवेज गुजरते थे वहाँ शहर बसता था। नियर फ्यूचर में जहाँ से ऑप्टिकल फाइबर गुजरता होगा वहाँ शहर बसने वाला है। यानी पूरा जगत बदल रहा है, लेकिन हम वही पुराना अपना रोड्स उसी में लगे रहते। उसमें बदलाव, और ये बदलाव तब आएगा जब हम इंटेलेक्चुअली एक बड़ा मंथन करने की आदत रखते हैं, तब जा कर के होता है। भारत के विकास की दिशा में हम सालों से बात कही, कुछ गलत नहीं है कि हम गांवों का देश हैं, हम कृषि प्रधान देश हैं, अच्छी बात है, उस पर उतना ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमने अर्बन डेवलपमेंट को हमेशा एक बोझ माना, संकट माना, चैलेंज माना। अच्छा होता आज से 30 साल पहले अर्बन डेवलपमेंट को एक अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं, जो सबसे बड़े ग्रोथ सेंटर है। आज जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है वो ना होती, हम एडवांस में सोच सकते हैं। और आज जब मैं देश को ज़रूरत है 100 स्मार्ट सिटीज़ की जो बात कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरे मन में है कि अगर हमें बदलाव लाना है और जो नौजवानों को रोज़गार के लिए हम सोच रहे हैं, तो हमने इन दिशों पर एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा।
गांव का भी डेवलपमेंट हमने उस एकदम से कॉम्प्रिहेंसिव सोच के साथ, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ किया, ऐसा तो नज़र नहीं आता है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमने ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान देना है और देश की इकोनॉमी में थोड़ा सा बल देना है। तो हमारा जो तिरंगा झंडा है, ट्राई कलर जो हमारा फ्लैग है, उसको अगर हम बल दे करके कुछ करें, जैसे उसमें ग्रीन कलर है, ग्रीन रिवॉल्यूशन पर हम कैसे बल दें, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी हमारी फोकस प्रोडक्टिविटी पर कैसे बढ़े, क्योंकि ज़मीन अब बढ़ने वाली नहीं, ज़मीन कम होती जा रही है। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। पल्सिस के क्षेत्र में शायद पिछले 50-60 साल में कोई काम ही नहीं हुआ है। हम पल्सिस पर कैसे बल दें, प्रति हेक्टर पल्सिस का प्रोडक्शन कैसे बढ़े। एट द सेम टाइम एक बड़ी चैलेंज है कि हमारे पल्सिस में प्रोटीन कंटेंट कैसे बढ़े। और आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ उस दिशा में काम नहीं कर पा रही है। दुनिया में भी कहीं पल्सिस में प्रोटीन कंटेंट बढ़े, उसके लिए जो काम होना चाहिए, और शायद दुनिया के बहुत बड़े समाज के लिए ये बहुत बड़ा अनिवार्य है, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। लेकिन हमारे डेवलपमेंट के मॉडल में इन बारीकियों से उन चीज़ों पर हम कैसे बल दें। समय की मांग है, हम वैल्यू एडिशन पर कैसे जाएं। आज हमारा किसान मर रहा है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। एक तरफ 30% एग्रो प्रोडक्ट वेस्टेज जाता है, वेयर हाउसेस की व्यवस्था नहीं है, किसान मेहनत करता है, उसको पैसे नहीं मिलते हैं। इसके संबंध में हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उसको हम कैसे उसके जीवन को बचाएं, और ये सब संभव है, कोई मुश्किल काम नहीं है। वेयर हाउसेज कंसेप्ट को अगर डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए तो बहुत बड़ी ताकत है। हमारे रेलवे का अप्रोच, किसी रेलवे स्टेशन पर मानिए मंडे को मार्बल आया और कहा जाए कि मार्बल मुंबई पहुंचाना है, और ट्यूसडे को टमाटर आया कि मुंबई पहुंचाना है, तो रेलवे वाला पहले मार्बल भेजेगा क्योंकि मंडे को आया था, टमाटर नहीं भेजेगा, वो बिगड़ तो बिगड़े। यानी चीज़ छोटी है। क्यों हम एग्रो को प्रायोरिटी दे करके हमारी रेलवे व्यवस्थाओं के मूड को क्यों न बदले। सेंसिटाइज करना होता है, कोई बहुत बड़ा एकदम से नई चीज़ें ला करके होता नहीं है। दूसरा है वाइट कलर्स। वाइट रिवॉल्यूशन की ओर किसी समय हुआ। आज हमारे पास दुनिया में एवरेज पशुओं की संख्या से हमारी ज़्यादा है, कैटल ज़्यादा है, लेकिन मिल्क प्रोडक्टिविटी बहुत पीछे है। उसके कारण इकोनॉमिकली वो वायबल भी नहीं है। हमारा किसान, उसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो नहीं है। उसको हम आधुनिक कैसे बना सके। इवन हमारे यहाँ कैटल हेल्थ केयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। अगर ये स्थिति रही तो हम जो वाइट रिवॉल्यूशन की कल्पना करते हैं वो नहीं हो पाता। और तीसरी सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन। मैं जानता हूँ, मैं सैफ्रॉन कहते ही यहाँ कई लोग होंगे जिनको कान खड़े हो जाएंगे। लेकिन वो एनर्जी का कलर है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसा संकट की ओर हम जूझ रहे हैं। हम एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट बनना, उस क्षेत्र में हम कैसे बल दें। ग्लोबल वार्मिंग और एनर्जी सेक्टर दोनों का टकराव सतत चल रहा है, उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालें। हम सूर्य शक्ति से आशीर्वाद प्राप्त देश हैं। ये हमारा पूरा इलाका जिसके पास ये सोलर रेडिएशंस की बहुत बड़ा हमें गिफ्ट है, हमने उस पर क्यों बल नहीं दिया अब तक। कैसे बल दे सकते। हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हम उस प्रकार की पॉलिसीज लाएं। हम एनर्जी सेक्टर में, फिर गैस हो, पेट्रोलियम सेक्टर हो, इन सारे विषयों में भारत जैसे देश ने प्रोएक्टिव इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, तब जाकर के। अगर अमेरिका कल तक गल्फ कंट्रीज पर डिपेंडेंट था एनर्जी में, आज एक्सपोर्ट की पोजीशन में आ गया।
गैस दुनिया को देने की उसकी ताकत आ गई। क्या हम उस दिशा में सोच सकते हैं? सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन ये हमें फोकस करेगा। उसके अंदर हमारा एक ट्राई कलर में ब्लू कलर का हमारा अशोक चक्र है। ब्लू रिवॉल्यूशन मेनली फिशरीज के क्षेत्र के लिए जोड़ा जाता है। हमारे पास इतना बड़ा सामुद्रिक विरासत है, दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए सब कुछ है, लेकिन हम उसने मॉडर्नाइज नहीं किया। आज भी हमारा फिशरमैन उस पुराने ज़माने से चल रहा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसको हम ग्लोबल मार्केट कैप्चर कर सके। इतना ही नहीं, हम ऑर्नामेंटल फिश, इतना बड़ा दुनिया में मांग है ऑर्नामेंटल फिश की, ये काम हमारे मछुआरे परिवार के महिलाओं के द्वारा हो सकता है। हमारा पूरा ट्राई कलर के इन चारों जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं, अगर उस पर हम फोकस करें तो हम जिस ग्रामीण जीवन के आर्थिक विकास की व्यवस्था की बात करते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। पानी एक ऐसा संकट की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्या हमारा सहज स्वभाव पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र के साथ हमने करना पड़ेगा। जल संचय पर भी बल हो, जल सिंचन पर, माइक्रो इरिगेशन। मुझे याद है, मैं गुजरात में जो हमारे शुगर केन की खेती करने वाले लोग, उनको जब मैं माइक्रो इरिगेशन के लिए बोल रहा था, कोई मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी सबको लगाया। आज हमारा अनुभव ये है कि इवन गन्ने की खेती माइक्रो इरिगेशन से बहुत बढ़िया हो रही है। उसमें शुगर कंटेंट भी ज़्यादा आ रहा है और उसके कारण इकोनॉमिकली वो काफ़ी वायबल हुआ है। आवश्यकता है कि एक विज्ञान को नए तरीके से जोड़ करके हम उसको कैसे उसको जोड़ें। भारत को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इस ताकत को हमें समझना होगा। 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। दुनिया के वो देश जिनके पास यूथ पावर नहीं है, वे भी स्किल डेवलपमेंट पे बल दे रहे हैं। पूरे विश्व में स्किल्ड मैन पावर का एक बहुत बड़ा मार्केट पड़ा हुआ है। ऐसे मार्केट को टैप करने की ताकत जिसके पास मैक्सिमम यूथ है, उसके पास है। न सिर्फ हिंदुस्तान के स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट, हम ग्लोबल मैन पावर की रिक्वायरमेंट को लेकर के हम स्किल डेवलपमेंट का प्लान क्यों न करें। आज दुनिया को इतने नर्सिस की जरूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, इवन टीचर्स, दे डोंट हैव टीचर्स। क्या यह देश कभी टीचर्स एक्सपोर्ट करने के लिए सोच सकता है? आज दुनिया को टीचर्स की जरूरत है। और एक व्यापारी जाएगा दुनिया के किसी देश में, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर लाएगा, लेकिन एक टीचर जाएगा तो पूरी एक पीढ़ी को ले आएगा। ये ताकत होती है टीचर में। हम ग्लोबली कैसा इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं, हम उस विजन के साथ। लेकिन बेस्ट टीचर तैयार करने के पास हमारे पास व्यवस्था है नहीं है। हम आईआईएम में अच्छे सीईओ तैयार करने के लिए ढेर सारा काम करते हैं। 2 करोड़ के पैकेज वाला सीईओ मिलेगा, 3 करोड़ पैकेज वाला सीईओ मिलेगा, लेकिन बेस्ट टीचर पाना है। और किसी को भी पूछिए आप, अमीर से अमीर व्यक्ति को पूछो, हाईली इंटेलेक्चुअल व्यक्ति से पूछो, हाईली प्रोफेशनल व्यक्ति से पूछो, भाई तुम्हारे जीवन की एक इच्छा बताओ, तो बताएगा मेरे बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा, मेरे बच्चे के लिए अच्छा टीचर। टीचर, बेस्ट टीचर, इतनी बड़ी मांग है, लेकिन हमारी पूरी व्यवस्था में वो है ही नहीं कोई। मैंने एक छोटा सा प्रयोग गुजरात में शुरू किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन। सेपरेट यूनिवर्सिटी मैंने शुरू की है, वी आर फर्स्ट इन इंडिया, कि जहां पर 12th के बाद उसको पता है। ज़्यादातर क्या होता है, डॉक्टर बनना था नहीं बन पाया, टीचर बन गया, इंजीनियर बनना था नहीं बन पाया, तो वो उसको टीचिंग के बोझ लगता है, बोझ लगता है। 10th 12th से वो तो पता, हाँ मुझे इस प्रोफेशन में जाना है, तो वो वी कैन गेट द बेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड। और हम दुनिया में टीचर एक्सपर्ट, और हम अच्छे टीचर करें तो अच्छी पीढ़ी तैयार हो सकती है। स्किल डेवलपमेंट, दुनिया के वो देश जिनके पास कम यूथ पावर है, उनका भी फोकस स्किल डेवलपमेंट है। हमारा तो सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए स्किल डेवलपमेंट के लिए, और इतना डिसेंट्रलाइज अरेंजमेंट होना चाहिए। और कोई भी नौजवान डिग्री से
सर्टिफिकेट दिखा करके आज जिंदगी नहीं जी सकता है। हाथ में अगर हुनर है तो खुद तो जी सकता है, और को भी जीने की ताकत दे सकता है। ये हम कन्विंस कर सकते हैं। हमने अप्रोच बदलना पड़ेगा, और हम ये मान के अगर चले कि चाइना के साथ हमारी स्पर्धा है, तो 3 चीज़ें हैं जिस पर अगर हम बल देते हैं तो हम चाइना के साथ स्पर्धा में खड़े हो सकते हैं, और हमारी वो ताकत है, उस ताकत का हम उपयोग कर सकते हैं। स्किल, स्केल एंड स्पीड, ये 3 विषयों में हम जितना बल देंगे, हम बहुत छोटा सोचते हैं। हमें आज जो ट्रेन है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस ट्रेन पर सोच आता है। बुलेट ट्रेन का 50 बार सोचते हैं, बुलेट ट्रेन कर सकते नहीं कर सकते। हम बहुत छोटा सोचते हैं। बहुत बड़े स्केल पर सोचने की आदत देश में खड़ी करनी होगी, उसको पूरा करने की आदत बनानी पड़ेगी। स्पीड, हमारे यहाँ एक फाइल को उसकी पता नहीं कौन सा फ्यूल है उसमें, कि उसकी कोई स्पीड ही नहीं होती है, और कभी कभी तो रिवर्स गाड़ी गियर में चलता है। तो स्केल, स्किल एंड स्पीड, ये 3 ताकत में हम अगर बल दें, तो अगर चाइना के साथ हमको अगर स्पर्धा करने का हमारे सामने चुनौती है, तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट की चिंता, ये विषय है जिसको नकारा नहीं जाए, और मैं तो उसमें रुचि रखने वाला हूँ। लेकिन हम लोगों ने उस विषय को पश्चिम के नज़रिए से हैंडल किया है। हमने उसे हमारे अपने नज़रिए से हैंडल करना चाहिए। इस देश में जहाँ पौधे को परमात्मा माना गया है, ये देश जिसने नदी को माँ माना है, उस देश को पश्चिमी नज़र से या तो कोई अदर देश के लेटेस्ट विचारों से पर्यावरण सिखाने की ज़रूरत नहीं। हमने अपनी विधा खड़ी करनी पड़ेगी, और हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। हम उसको समझा सकते भी ये नहीं किया जाना चाहिए, लोग मानेंगे, ऐसा नहीं मानते हैं। हम इन बातों को लेकर के अगर चलते हैं तो मुझे विश्वास है, और आप देखते हैं ये वापस ट्रैक पर लाना कितना कठिन काम है। अगर वापस ट्रैक पर लाने वाली किताब को खोलने में इतना दम उखड़ गया, तो देश को वापस ट्रैक पर लाने का क्या करेगा। लेकिन देशवासियों के आशीर्वाद हैं, वो आशीर्वाद हमारा संबल है। हम इसे करके रहेंगे और होके रहेगा। धन्यवाद।